यूपीएससी सीएससी की सीरीज़ अपन कर रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे। 1995 हो चुका था। आज जो अपन ईयर करने वाले हैं वो अपने पास है 1996। 1996 की अपन पार्ट 1 और पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि देखो पहले जो शायद पेपर आता था ना वो उसमें 150 अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन होते थे जनरल स्टडीज़ का जो आता था। तो उसमें क्या होता था, मॉडर्न हिस्ट्री का तो वेटेज वैसे ही हमेशा से ज़्यादा रहा है, तो उस टाइम पर इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, अप्रॉक्सीमेटली 20 आए थे प्लस थे। तो मैंने सोचा कि पहले 10 करा देती हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट में आगे करा दूंगी। अब यहाँ पे देखो 1996 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, यहाँ पे इन्होंने टैक्स के बारे में पूछा है कि साराबंदी जो टैक्स होता है, नो टैक्स कैंपेन जो शुरू करा गया था 1992 में, वो 1922 के अंदर वो किसने शुरू करा था। तो इसका आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। अंग्रेज जो थे उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा टैक्स इंपोज कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स के, और इससे क्या होता है, साराबंदी टैक्स जो था उससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता था उन लोगों को। तो गांधी मतलब वल्लभ भाई पटेल जी ने बोला था कि आप ये टैक्स देना बंद करो, और धीरे धीरे फिर उनकी बातें मान ली गई थी। मतलब पूरा तो कम नहीं करा था लेकिन थोड़ा सा कम करा था। फिर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करा था। तो ये जो था एक नॉन वायलेंस इन्होंने लीड करा था, मूवमेंट लीड करा था। तो उसके अंदर बस इतना ध्यान रखना, देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि एक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साराबंदी टैक्स अगर आपसे पूछा जाए वो किससे रिलेटेड है तो वो वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड है। किसके अगेंस्ट है, तो इसका तो आंसर हमेशा से कॉमन ही रहेगा कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होता था। अब देखो ये वाला है, यहाँ पे मैच 1 लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है आपको, करेक्ट कोड वो पहचाने। अब देखो लिस्ट 1 ये क्वेश्चन ऐसे ही आया था, गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ द फोर्ट विलियम इन बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट इतना दे रखा है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर चार्टर एक्ट 1833, गवर्नर जनरल एंड द वाइसराय ऑफ इंडिया अंडर काउंसिल एक्ट 1858, गवर्नर जनरल एंड द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत का सबसे पहला चैप्टर ही इन एक्ट्स का है, उसको पढ़ना मगअप कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे अभी भी क्वेश्चन बनते हैं और पहले भी क्वेश्चन बनते थे। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे नाम्स दे रखे कि किस किस के टाइम पर हुआ था, और यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन, अर्ली माउंटबेटन ऑफ बर्मा, बर्ना दे रखा है, बर्मा होगा है ना, और यहाँ पे ये इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। तो अब मैं इसको बता देती हूँ आप लोगों को कि कौन कौन सा आया था। आपको इसका आंसर ही बता देती हूँ डायरेक्टली। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये मैं लिख देती हूँ इसको पेन से। यहाँ पे सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ द फोर्ट विलियम इन बंगाल जब थे ना, ये रेगुलेटिंग एक्ट किसके टाइम पे आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्न परमानेंट सेटलमेंट भी इनके टाइम पर आया था, ठीक है, वॉलिस, जो कि कब रहे थे, 1786 से रहे थे। वैसे इनका ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद कर लेना कि इनके क्या क्या सीक्वेंस रहे थे, उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म करे थे। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो आया था वो कौन आया था, लॉर्ड डलहौजी। चार्टर एक्ट जो 1833 के टाइम पर आया था, उस टाइम पर लॉर्ड डलहौजी था। डलहौजी बहुत फेमस है एज अ गवर्नर जनरल। 56। फिर गवर्नर जनरल एंड वाइसराय फॉर इंडिया के बारे में बात करते हैं तो वो आता है तो लॉर्ड मिंटो। देखो अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, लॉर्ड 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 भगवान। 1905 अपने आप को इतना ज़्यादा सुपीरियर समझते थे। 1905 और 1910। फिर गवर्नर जनरल एंड द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, तो यहाँ पे आएगा लॉर्ड वेवल, लॉर्ड वेवल, ठीक है, 1943 से 47 तक। तो ये इनका सीक्वेंस है। अब इसके हिसाब से आंसर देख लेना कौन सा होगा और उसको चेक कर लेना। नेक्स्ट वाला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट मूटेड द आइडिया ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। हमसे ये पूछा गया है कि सबसे पहले किसने ये आइडिया बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, फ्रेम होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए ताकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम हो सके। तो स्वराज पार्टी के बारे में तो ये तो पता ही होगा। मतलब स्वराज पार्टी जो थी 1934 के अंदर उसने ये बात कही थी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा स्वराज पार्टी के बारे में भी बता देती हूँ कि स्वराज पार्टी क्या थी। देखो स्वराज पार्टी को CRD दास, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चित्तरंजन, मैं ऐसे पूरा लिख ही देती हूँ, चित्तरंजन दास। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं ना, तो यहाँ पे जो पार्टी या फिर जो ऑप्शन आएगा उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ये कहीं ना कहीं आई जाएगी। मोतीलाल नेहरू इन्होंने बनाई थी, ये बनाई थी 1 जनवरी 1927 को, और ये डिसॉल्व हो गई थी 1935 को। और ये किससे स्प्लिट हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से स्प्लिट हुई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना कि सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करी गई थी कि हमारी जो होनी चाहिए वो खुद की सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, इसलिए इस पार्टी का फॉर्म करा गया था।
सेल्फ रूल, इंडिपेंडेंस, स्वराज की मांग कर रहे थे ये लोग। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। हम देखो यहाँ पे ये कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग तो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन दे रखा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1946। देखो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बारे में जहाँ तक मुझे पता ना, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो था ना वो एक पॉलिटिकल ग्रुप बना था सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जो कि मई कंस्टिट्यूट हुआ था मई 1928 के अंदर। और इसको जो चेयर कर रहे थे वो कर रहे थे M.A. अंसारी, ठीक है। और इसका क्या काम था? इसका एक ड्राफ्ट मतलब एक तरह से ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी जिसका काम था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बने और उसका इंडिपेंडेंस मिले, इंडियन जो हमें आज़ादी है वो एक्चुअल में मिले। मतलब बेसिकली आप ये समझ लो इसका काम भी वही था जो सब लोग काम कर रहे थे, भारत को स्वतंत्र कराने में ये अपना ये सारी पार्टीज़ मिलकर अपना वो बनाना चाहती थी। अब इसके अंदर मेंबर सारी पार्टीज़ के थे, जैसे मेंबर ऑफ ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थे, ऑल इंडिया हिंदू महासभा के थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के थे, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस, ऑल इंडियन स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस और सेंट्रल खिलाफत मूवमेंट। इसकी मीटिंग्स हुई थी और ये रिकमेंडेड करती थी कि इंडिया को क्या दिया जाए उस टाइम पर? डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, ऑफ इंडिया। अब ये यहाँ पे 1946 क्यों लिखा हुआ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस तो यहीं तक थी। अब ये मुस्लिम लीग, अच्छा ये इन्होंने इसके लिए दिया होगा, लेकिन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस आपको मैंने बता दिया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी आगे जब बनेगी कि किसने बनाई थी और किसने शुरू करी थी वो बता दूंगी, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना कि ऑल पार्टी कांग्रेस 1946 तक तो ये चली नहीं थी। ये कमेटी जो स्टार्ट हुई थी, इसकी मीटिंग स्टार्ट हुई थी 28 अगस्त 1928 से 31 अगस्त, फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी अगस्त 1928 तक, ठीक है। ये चीज़ हो गई। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में सारे थे, मुस्लिम लीग वगैरह जितने भी थे वो सारे ऐड हो गए थे, और ये दोनों बाद में बता दूंगी। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, देखो हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, ये हमारा क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो 15, इसमें क्या बोला गया था? ब्रिटिश सोवरेनिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फ्री इंडिया। ब्रिटिश का हुकूमत ही इंडिया के आज़ाद होने के बाद, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है। तो फर्स्ट वाला ट्रू होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गया, बोनो ट्रू, डोनो ट्रू, ये भी गलत। तो आंसर डायरेक्टली क्या हो गया? डी। अब आगे चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे पता चल गया डी मेरा आंसर है, लेकिन चेक कर लेते हैं दूसरा भी। रीज़न क्या था? ब्रिटिश सोवरेन अपॉइंटेड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ द फ्री इंडिया। हाँ ये सही है कि जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, और उनको अपॉइंट करा गया था ब्रिटिश द्वारा, माउंटबेटन, ठीक है। तो इसका ये वाली चीज़ सही है और फर्स्ट वाला गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट वाला चेक करो। His principal forte was social and religious reform. He relied upon legislation to do away with social ills and worked increasingly for the eradication of the child marriage, the Parda system, to encourage consideration of the social problem on the national scale. He inaugurated the Indian National Social Conference, which for many years met for its annual session along the Indian National Congress. अब देखो इसमें क्या बोला गया, एक पर्सन है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें दी गई है। अब कुछ चीज़ों को अपन हाईलाइट करते हैं जो इसमें अपन को इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन हमें निकल के आती है, देखो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म तो जितने भी उस टाइम पे थे ना वो सारे ही कर रहे थे, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती। लेकिन अगर एक चीज़ यहाँ पे देखोगे कि मतलब जितने भी, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, केशव चंद्र सेन हो गए, या फिर ज्योतिबा फुले हो गए, इन सबको बेसिकली यही काम था, ठीक है। तो अगर एक चीज़ जो हमें इसमें सबसे अलग मिलेगी वो मिलेगी ही इनॉग्रेटेड द। अब उन्होंने इनॉग्रेटेड क्या किया है वो चीज़ देखो, इन्होंने इनॉग्रेटेड किया है यहाँ पर इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। बस अब ये लिंक हमें मिल गया कि उन्होंने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस करा है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर है महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे ने इनॉग्रेट करा था किसको? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को, और जिसकी मीटिंग्स किसके साथ साथ होती है? INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं मेरे नोट्स में से, आप एक बार ये नोट कर लेना अगर आपको चाहिए हो तो, बट मैंने यहाँ पे लगा दिया। देखो महादेव गोविंद रनाडे के बारे में बात करी गई है। जज थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, पॉलिटिकल गुरु थे। ये पॉलिटिकल गुरु किसके थे? ये पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले के, ठीक है। फिर उसके बाद ये इनके कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। 1857 में इन्होंने बनाया विडो री मैरिज ऑर्गेनाइजेशन, 1867 में विडो री मैरिज ऑर्गेनाइजेशन, 1871 में पूना सार्वजनिक सभा, 1884 में डक्कन एजुकेशन कॉलेज जो कि बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज बना पुणे में। गोखले और तिलक और अगरकर ये तीनों ही इससे एसोसिएटेड थे। और फिर उन्होंने 1887 के अंदर ऑर्गेनाइज करा इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस।
तो 1887 के अंदर उन्होंने किसको ऑर्गेनाइज करा, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे किस आंसर क्या हो जाएगा इसका, महादेव गोविंद रनाडे, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, और किसके द्वारा इनॉग्रेट करी गई थी, महादेव गोविंद रनाडे। और इसके ये सारे वैसे तो मिल जाएंगे आपको स्पेक्ट्रम, या फिर स्पेक्ट्रम में ही मिल जाएंगे शायद, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ देख लेना, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो ये सारी चीज़ें इसमें महादेव गोविंद रनाडे के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर डिड नॉट बिलीव इन द ड्रेन थ्योरी ऑफ द दादा भाई नौरोजी। इसमें हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा लीडर था जो बिलीव नहीं करता था दादा भाई नौरोजी की। तो मैं आपको भी बता देती हूँ, देखो जो सैयद अहमद खान थे ना, वो ब्रिटिश के लॉयल थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जो मुस्लिम्स हैं उसको प्रॉफिट मिले, और हिंदुओं के मतलब उस टाइम पे उनकी ऐसी फिलॉसफी हो चुकी थी कि हिंदुओं को अलग रखा जाए, और अगर हम ब्रिटिश के साथ में रहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या फिर हमें सुपीरियरिटी मिलेगी, ये सब हमारे जो रिलीजन है उसका भला होगा, कुछ ऐसा। ठीक है, तो उस टाइम पे सर सैयद अहमद खान थे, सिर्फ नहीं उन्होंने, वो इनमें से एक थे जिन्होंने ड्रेन थ्योरी को अपोज करा था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम। बी आर अम्बेडकर को इलेक्ट करा गया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम, तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से उनको इलेक्टेड किया गया था, लेकिन एक चीज़ बताती हूँ, वो रेसिडेंट जो थे वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के थे, लेकिन जब वो वहाँ से ये जो इलेक्ट होते हैं वो कहाँ से होते हैं, वो वेस्ट बंगाल से होते हैं, लेकिन वो रेसिडेंट कहाँ के होते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। देखो एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मैं जब ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली की देख रही थी कौन कहाँ से इलेक्ट हुआ है, तो जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल से बहुत सारे लोग इलेक्टेड हुए हैं, तो अब पर्टिकुलरली एक ही को याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बी आर अम्बेडकर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, और यूपीएससी ने उन पर एक क्वेश्चन पूछ भी रखा है, तो इसलिए याद रखना कि इनको कहाँ से इलेक्ट करा गया था, कहाँ से ये चुने गए थे, तो इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, द एनार्कल एंड द रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 वॉज पॉपुलरली नोन एज। ये वाला जो एक्ट आपको एक नेम दे रखा है, उन्होंने पूछा है कि ये वाला जो एक्ट है 1919 का, उसको हम क्या कहते थे, तो इसका आंसर है रोलेट एक्ट। अब रोलेट एक्ट के बारे में आप सबको पता है कि रोलेट एक्ट कहाँ था, क्या था, तो इसको ना गांधी जी ने ब्लैक एक्ट, एक मिनट लिख देती हूँ यहाँ पे, गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट भी कहा था, और इसके अंदर क्या था कि बिना मुकदमा चलाए जो इंडियंस हैं, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, या फिर जो भी लोग हैं, उनको जेल में डाला जा सकता है बिना मुकदमा चलाए। तो इसलिए जो रोलेट एक्ट होता था, और ये कौन लेकर आया था, ये सिडनी रोलेट लेकर आए थे 1919 के अंदर, इसलिए इसको रोलेट एक्ट बोला जाता है। ठीक है, इनके द्वारा लाया गया था, ब्लैक एक्ट कहा गांधी जी ने, इसका मतलब होता था कि हम बिना मुकदमा चलाए भी उनको जेल में डाल सकते हैं। अब पिट्स इंडिया एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 के अंदर आया था, और इसके अंदर क्या था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था हमारा 1773 को, उसको रेक्टिफाई करने के लिए आया था। इसके अंदर बनाया गया था, दो पार्ट्स में बांट दिया गया था, ड्यूल कंट्रोल दे दिया गया था, और जॉइंट गवर्नमेंट करी गई थी क्राउन के द्वारा और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जिसके अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए गए थे, याद होगा ना, पॉलिटिकल मैटर्स इनके पास रहेंगे, और ये चीज़ फर्स्ट चैप्टर लक्ष्मीकांत में दे रखा है, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो इंडियन आर्म्स एक्ट और इल्बर्ट बिल, एक बार इनको भी देख लो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्म्स एक्ट की। जो आर्म्स एक्ट है वो कब आया था, 1878 के अंदर आया था, और इसके अंदर ये हुआ था कि मैन्युफैक्चरिंग एंड द सेल्स ऑफ गन्स इन द कंट्री वर रेगुलेटेड। इसके अंदर ऐसा बोला गया था कि कोई भी इंडियन, नो इंडियन was allowed to manufacture, sell और even carry a weapon without a license from the government। कोई भी इंडियन जो हथियार होते हैं वो अपने पास नहीं रख सकते थे बिना लाइसेंस के। और ये कब आया था, ये 1878 में आया था आर्म्स एक्ट। उसके बाद आया था इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल जो आया था वो लेजिस्लेटिव, आप लोगों को पता होगा कि इल्बर्ट बिल के लिए बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, क्योंकि इसके अंदर ये होता था कि वो हमें ना सुपीरियर नहीं मानते थे, मतलब वो हमें मानते थे कि हम जो है ना उनसे मतलब जो वाइट रेस है ना वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, तो इस पर बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था। इसके अंदर ये कहा गया था इल्बर्ट बिल कब आया था, ये आया था 25 जनवरी 1884 को। इसके अंदर अलाउ करा गया था कि जो सीनियर इंडियन मैजिस्ट्रेट होंगे ना वो केसेस ले सकते हैं, किसके, ब्रिटिश पीपल्स के, इंक्लूडिंग द यूरोपियन मेंबर्स लिविंग इन द इंडिया। जो यूरोपियन मेंबर्स हैं अगर वो इंडिया में रहते हैं तो उनका भी वो केसेस ले सकते हैं, मतलब एज अ जज। ठीक है, इंडियन मैजिस्ट्रेट की बात करी गई थी, और इस बात पे विवाद हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। और उसके बाद फिर कंट्रोवर्सी के बाद क्या हुआ था कि ये बात तो रही कि इल्बर्ट बिल से ये चीज़ तो रही थी, लेकिन मेजॉरिटी हमेशा जो होती थी जुडिशरी में, वो हमेशा जो ब्रिटिश वाले केसेस होते थे, तो उसके अंदर जो मेजॉरिटी रहती थी वो हमेशा किसकी रहती थी, ब्रिटिशर्स की ही रहती थी। तो इंडियन जज वो होते थे, तो उनका जो डिसीजन जो भी आता था वो मेजॉरिटी से हमेशा रूल कर दिया जाता था। तो मतलब ये चीज़ ऐसा समझ लो, एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी कि वो अपने आप को बहुत सुपीरियर रेस समझते थे, तो वो बोलते थे कि ये जो काले लोग हैं वो हमें हमारा डिसीजन या हमारा जजमेंट नहीं दे सकते, तो फिर इसलिए इल्बर्ट बिल पे विवाद शुरू हुआ था। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, जैसे मेजॉरिटी 5 लोगों को देना है,
5 लोगों को ज्यूरी है, तो ज्यूरी में से 2 तो इंडियन होंगे और 3 हमेशा क्या होंगे, ब्रिटिशर्स होंगे। और इसलिए क्या होता था कि मेजॉरिटी हमेशा किसकी रहती थी, ब्रिटिशर्स की रहती थी, और जनरली जो डिसीजन जाते थे वो उनके फेवर में ही जाते थे। तो ये हिल्बर्ट बिल हो गया हमारा। हिल्बर्ट बिल 1884 के अंदर आया था, क्यों आया था, क्या था, ये बता दिया। आर्म्स एक्ट बता दिया 1878 के अंदर आया था, और पिट्स एक्ट आया था 1784 के अंदर। रोल एक्ट भी मैंने आपको बता दिया 1990 के इनके अंदर आया था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द मार्वल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ अ वर्ल्ड, living photographic pictures in the life sees reproduction by the Mises Levinas brother cinematography. A few exhibition will be given at Watson Hotel tonight, appeared in the Times of India dated 7th August। देखो ये चीज़ है ना, एक ऐड है, ये हमसे पूछा गया है कि पहले ये वैसे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस टाइम पे 1995 में ऐसा कुछ चला होगा, ये न्यूज़ में आया होगा कि इसको 100 साल हो गए हैं या फिर कुछ हो गया है, मतलब 100 साल हो गए हैं या फिर किसी ने बेच दिया है। ये आर्टिकल हमेशा न्यूज़ में आया होगा, इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। क्या हुआ था कि 7 जुलाई को 1896 के अंदर, 7 जुलाई 1896 के अंदर है ना, जो ल्यूमिनस ब्रदर थे ना, उन्होंने ना फिल्म वॉटसन होटल जो थी बॉम्बे की, उसके अंदर है ना 5-6 फिल्म्स को एक्चुअली में पब्लिश करा था या फिर लगाया था, ऐसे ऐसा समझ लो। तो ये पहला एड था या फिर एडवर्टाइजमेंट था इंडियन सिनेमा का, और जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के अंदर आया था। ये एक एडवर्टाइजमेंट है जो कि कब का है, 1896 का है। देखो 100 साल हो गए ना, ये देखो अपन किसके पेपर कर रहे हैं, 1996 के कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 साल होने पे ये न्यूज़ में आया होगा, कुछ करंट की न्यूज़ में होगा, इसलिए इन्होंने, ये न्यूज़ का क्वेश्चन था लेकिन इसे हिस्ट्री में डाल के पूछ लिया। तो यहाँ पे देखो 1996 के पेपर अपन सॉल्व कर रहे हैं, और ये कब पब्लिश हुआ था, 1896 के अंदर पब्लिश हुआ था। 100 साल सेंचुरी होने पर फर्स्ट एड जो आया होगा सिनेमा का, उसके बारे में पूछ लिया, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के पेपर के